हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका इस कॉमर्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उसमें आप लोग जर्नल कैसे करते हैं, रोजनामचा कैसे बनाते हैं, इसके बारे में कुछ मूलभूत सूचनाओं से अवगत होंगे और जर्नल तैयार करने के पहले इन सूचनाओं को जानना, इनका अपने अंदर बोध करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये वे बेसिक सूत्र हैं, बेसिक नियम हैं जिनके द्वारा ही जर्नल का निर्माण किया जा सकता है। आइए देखते हैं कुछ टॉपिक्स को जिन्हें जर्नल करने के पहले जानना अति आवश्यक है। जर्नल में लेखा करने के नियम, हम कैसे जर्नल में लेखा करेंगे, इसके लिए दो प्रमुख बातें हैं। प्रत्येक लेन देन का जर्नल करने से पूर्व उसका विश्लेषण निम्न आधार पर करना होगा। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था कि जब भी हमें जर्नल बनाना होगा तो दो बातों पर हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। वे दो बातें कौन सी होंगी? उनमें पहली बात है, व्यापारिक लेन देन में कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। मीन्स हमारे सामने जो भी व्यवहार आएगा उस व्यवहार में हमें यह देखना पड़ेगा कि वे दो खाते ऐसे कौन से हैं जिनके ऊपर इस व्यवहार का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम एक व्यवहार ले लेते हैं, रमेश को ₹4000 का माल बेचा। आप देखें तो यह एक व्यवहार है आपके सामने कि रमेश नाम के व्यक्ति को आपके द्वारा, आपसे मतलब आप चूंकि संस्था के अकाउंटेंट हैं, आपके द्वारा ₹4000 के माल के बेचने का लेखा किया जाना है। सेल्समैन ने ₹4000 का माल रमेश को बेच दिया। अब एक अकाउंटेंट होने के नाते आपको हिसाब किताब की पुस्तकों में इसके लिए जर्नल बनाना है। जर्नल बनाने के लिए हमने आपसे पहली बात की कि व्यापारिक लेन देन में कौन कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले हमें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो यहां पे एक तो प्रभावित हो रहा है रमेश, एक पक्ष प्रभावित हो रहा है, कौन? रमेश, क्योंकि माल किसको दिया जा रहा है? रमेश को। मीन्स सीधा सीधा इस लेन देन में पहला प्रभाव किसके पास पड़ रहा है? रमेश के पास। और जो दूसरा प्रभाव पड़ रहा है ये उस व्यापारी के यहां प्रभाव है जो माल को बेच रहा है। तो बेच रहा है मीन्स सेल्स कर रहा है। आप देखें तो सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट बनेगा। रमेश के लिए रमेश अकाउंट नहीं लिखा जाता, क्योंकि अकाउंटेंसी में नाम के आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक तरीका है, यहां पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम राम्स अकाउंट लिख सकते हैं। तो राम्स अकाउंट लिखने से अच्छा है हम केवल राम लिख दें और हमारे लिए थोड़ा सा लिखने में भी सरलता हो जाएगी और समझने में भी सरलता हो जाएगी। तो पहला विश्लेषण करना होगा कि जो भी लेन देन है, जो भी व्यवहार है, उस व्यवहार में हमें सबसे पहले यह सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि इस लेन देन का वे कौन से दो पक्ष हैं जिन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस लेन देन में हमने निकाल लिया दो पक्ष, एक तो रमेश हो गया और दूसरा सेल्स अकाउंट। इन दोनों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अब क्या है, दूसरा जो नियम है, दूसरा जो विश्लेषण है, वो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभावित होने वाले खाते किस प्रकार के, मीन्स खातों के भी आपको तीन मुख्य प्रकार बताए गए थे। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट।
तो इन जो भी खाते प्रभावित हो रहे हैं वे खातों के प्रकार में, ये जो 3 प्रकार आपको बताए गए हैं, इनमें से किस प्रकार से संबंधित हैं, ये दूसरा विश्लेषण आपका होगा। पहले विश्लेषण में आपने निकाल लिया प्रभावित होने वाले 2 पक्ष, दूसरे विश्लेषण में आप निकालोगे कि इन दोनों पक्षों का संबंध किस खाते से है, किस प्रकार के खाते के अंतर्गत ये दोनों आपके आते हैं। तो अगर इसमें आप देखें तो रमेश एक व्यक्ति है, मैंने ये भी आपको बताया था कि एक व्यक्ति होने के लिए अकाउंटेंसी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो रमेश यहां पर एक व्यक्ति है और व्यक्ति कैसा है, प्राकृतिक व्यक्ति है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है। तो रमेश चूंकि प्राकृतिक व्यक्ति है मीन्स ये हमारा व्यक्तिगत खाते का है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट, आपने जो प्रभावित होने वाला पहला पक्ष है उस पक्ष के प्रकार को जब देखा कि किस खाते के प्रकार के अंतर्गत आता है, तो वहां पे निकल के आया ये हमारा पर्सनल अकाउंट का है। अब दूसरे पक्ष को देखते हैं, दूसरा पक्ष है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट मींस हम किस चीज को सेल्स करते हैं, तो हम स्टॉक को सेल्स करते हैं। स्टॉक एक टेंजिबल रूप में होता है, उसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। मींस उसके अंदर एक मूर्तमान जैसी स्थिति है, एक वास्तविक वस्तु की स्थिति है, इसलिए हमारा जो सेल्स अकाउंट है वो वास्तविक खाते से संबंधित है, मींस रियल अकाउंट। अब 2 विश्लेषण हमने आपको बताया था कि जर्नल करने के पहले प्रत्येक व्यवहार का हमें 2 विश्लेषण करना पड़ेगा। पहला विश्लेषण यह होगा कि जो भी व्यवहार हो रहा है उससे प्रभावित होने वाले 2 पक्षों को हमें खोजना पड़ेगा। तो हमने इस व्यवहार में 2 पक्ष निकाल लिए, रमेश और सेल्स। फिर दूसरा विश्लेषण हमें करना पड़ेगा कि वे दोनों पक्ष किस प्रकार के खाते से संबंधित हैं, या खातों के तीनों प्रकार में से किस प्रकार के अंतर्गत वो आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा रमेश पर्सनल अकाउंट के श्रेणी में आता है, जबकि सेल्स रियल अकाउंट की श्रेणी में आता है। तो ये जो 2 बड़े बड़े विश्लेषण हैं इनको हमें सबसे पहले करना है। अब जब आपने विश्लेषण कर लिया तो हमने कल आपको यह भी बताया था कि विश्लेषण करने के बाद हमें इसमें खातों के नियम लगाने पड़ेंगे। तो उन नियमों में कल मैंने आपको व्यक्तिगत खाते का नियम, वास्तविक खाते का नियम और नाम मात्र खाते का नियम, तीनों को 3 गोल्डन रूल्स के रूप में कल आपको समझाया था, पिछली वीडियो में समझाया गया था। यदि आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को देखने के पहले, इसके ठीक पहले की वीडियो जो 3 गोल्डन रूल्स के नाम से है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। व्यक्तिगत खाते में हमने इसके सूत्र को बताया था, वो था पाने वाले व्यक्ति को ऋणी तथा देने वाले व्यक्ति को धनी करते हैं। मींस डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मींस जो भी व्यवहार व्यक्तिगत खाते से संबंधित हो रहे हैं, जो पक्ष व्यक्तिगत खाते के हैं, अगर उन पक्षों में वह व्यक्ति पाने वाला होगा तो उसका डेबिट किया जाएगा, और अगर वह व्यक्ति देने वाला होगा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। सीधी सी बात है कि जो भी पक्ष है व्यक्तिगत खाते से संबंधित, वहां पे हमें सिर्फ यह देखना है कि यह व्यक्ति पाने वाला है या यह व्यक्ति देने वाला है। तो इस सौदे की अगर हम बात करें तो रमेश को 4000 रुपए का माल बेचा है, तो माल बेचने के कारण रमेश यहां पर पाने वाला हुआ, और सूत्र बताता है पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी करते हैं। तो चूंकि रमेश यहाँ पे पाने वाले हुए, इसलिए रमेश हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। रमेश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ऋणी करेंगे। दूसरा अकाउंट हमारा है सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, और वास्तविक खाते के नियम के बारे में बताया गया था कि व्यवसाय में आने वाली वस्तु को ऋणी तथा व्यवसाय से बाहर जाने वाली वस्तु को धनी करते हैं। मींस डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस व्यवसाय में जो भी वस्तु आ रही है, क्योंकि वो रियल अकाउंट होगी तो वस्तु के रूप में होगी, तो व्यवसाय में जो भी वस्तु आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो वस्तु हमारे व्यवसाय से बाहर जा रही है, किसी भी कारण से जा रही हो, विक्रय करने के कारण जा रही हो या
चोरी हो जा रही हो या आग से जल के नष्ट हो जा रहा हो, मीन्स किसी भी कारण से अगर वो हमारे व्यवसाय के बाहर जा रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, सेल्स अकाउंट है। सेल्स मीन्स विक्रय, विक्रय में वस्तुएं व्यवसाय से बाहर जाती हैं क्योंकि हम उस वस्तु को बेच देते हैं, तो वो वस्तु क्या है, जाहिर सी बात है कि वो हमारे व्यवसाय के बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे नियम आ गया कि व्यवसाय में आने वाली को ऋणी और व्यवसाय से बाहर जाने वाले को धनी करते हैं, और सेल्स में वस्तु व्यवसाय के बाहर जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा तीसरा विश्लेषण होगा। मीन्स हमने यहाँ पे 2 विश्लेषण ही बताए हैं, तीसरा विश्लेषण सूत्र लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप तीसरे विश्लेषण के रूप में लिख सकते हैं खातों के सूत्र को लगाना। यहाँ पे एक तीसरा विश्लेषण आप मेंशन कर लें, खातों के सूत्र को लगाना तथा डेबिट व क्रेडिट पता करना। मींस तीसरा विश्लेषण आप जो करोगे, होते तो 2 ही विश्लेषण है, तीसरा तो एक वर्क है, एक काम है, लेकिन इसे भी अगर हम विश्लेषण के सीरीज में रख लें तो वहां पे खातों के सूत्र का प्रयोग करना, जैसा कि हमने यहाँ पे रमेश में व्यक्तिगत खाते के सूत्र का प्रयोग किया और सेल्स में हमने वास्तविक खाते के सूत्र का प्रयोग किया। तो इसमें सूत्र का प्रयोग करना, और सूत्र के प्रयोग करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एक पक्ष हमारा डेबिट हो जाएगा और दूसरा पक्ष हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब भी कोई लेन देन होगा तो उसमें 2 पक्ष होंगे और उन दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष डेबिट होगा और एक पक्ष क्रेडिट होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पक्ष डेबिट हो जाएं या दोनों पक्ष क्रेडिट हो जाएं, क्योंकि जो भी व्यवहार है, आपने लेखांकन समीकरण भी पढ़ा है, लेखांकन समीकरण में भी हमने बताया था कि लायबिलिटी और एसेट्स दोनों बराबर होती हैं। वो डबल एंट्री सिस्टम के कारण ही होती हैं, दोहरा लेखक प्रणाली के कारण ही होती हैं। तो उसी प्रणाली के कारण यहाँ भी है कि जो भी लेन देन होगा उनमें से प्रभावित होने वाले दोनों पक्षों में एक पक्ष डेबिट होगा और दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों पक्ष डेबिट हो जाए या दोनों पक्ष क्रेडिट हो जाए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें 3 विश्लेषण पहले करने होंगे। सबसे पहले प्रभावित होने वाले 2 मदों का या 2 पक्षों का हमें पता करना पड़ेगा। फिर यह पता करना पड़ेगा वे दोनों पक्ष किस खाते से संबंधित हैं। तीसरी बात, उन खातों के नियम को लगाकर हम ये देखते हैं कि कौन सा पक्ष डेबिट होगा और कौन सा पक्ष क्रेडिट होगा। ये 3 काम कर लेने के बाद हमें आवश्यकता पड़ती है उस प्रारूप की या उस फॉर्मेट की जिसमें हमें लेखा करना है। तो ये हमने सेकंड हेडिंग आपकी डाली है, रोजनामचा का प्रारूप, फॉर्म ऑफ जर्नल, फॉर्म ऑफ जर्नल। तो कल की वीडियो में थोड़ी सी चर्चा हमने किया था कि जो जर्नल का प्रारूप है, जर्नल के प्रारूप को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा कहलाता डेट, जिसकी हिंदी होती है दिनांक, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा है पर्टिकुलर, जिसकी हिंदी होती है विवरण। तीसरा है लेजर फोलियो, इसकी हिंदी होती है खाता पृष्ठ संख्या। अभी इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं आपसे। चौथा है अमाउंट डेबिट का और 5वां है अमाउंट क्रेडिट का। मींस ये 5 खानों का एक प्रारूप होता है जिसे हम जर्नल के प्रारूप के रूप में जानते हैं। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि जर्नल के प्रारूप में कुल कितने खाने होते हैं, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि जर्नल के प्रारूप में 5 खाने होते हैं। अब देखते हैं कि इन 5 खानों में कौन सी बातें कैसे लिखी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका डेट, दिनांक। दिनांक की बात करें तो आपने अपने जीवन में अभी तक दिनांक कई तरह से लिखा होगा। जैसे एक दिनांक लिखते हैं आपकी एक तारीख, एक पहला महीना 2020। एक तो आपका ये तरीका है। दूसरे तरीके में आप कभी कभी लिखते हैं कि ऐसे यहाँ पे ये ऑब्लिक की जगह या डैश लगाने की जगह आपने इस डैश का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी आप लिख लेते हैं
कि 1 जनवरी अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हैं 1 जनवरी, ऐसे लिख लेते हैं आप। लेकिन एक ब्रिटिश सिस्टम है जिसमें लिखा जाता है जनवरी 1, जनवरी 1, उसके बाद फिर सन 2020। यहाँ पे अकाउंटिंग में आपको इसी फॉर्मेट का प्रयोग करना है। मींस डेट लिखने के लिए सबसे पहले हमें महीने का नाम लिखना पड़ेगा, फिर सौदे का दिनांक, जैसे जनवरी 1 जनवरी को अगर लेन देन हुआ है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनवरी और उसके बाद लिखेंगे 1, मींस 1 जनवरी। और ये सन 2020, इसमें सन का क्या है अभी इसके बारे में चर्चा आपसे करते हैं कि डेट लिखते समय हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सन डाल देना होगा। सपोज दैट हम 2020 में लेन देन कर रहे हैं तो यहां सबसे पहले हम ऊपर सन 2020 लिख देंगे और उसके बाद डेट डालेंगे जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, जून 4, दिसंबर 6, फरवरी 8। मींस जिन डेट्स पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन सारी डेट्स को लिखेंगे। और दिनांक हम बार बार ये सन या ईयर हम बार बार नहीं लिखेंगे। लिखेंगे कब, जब ये चेंज हो जाएगा, जब ये बदल जाएगा। सपोज दैट आपने पहले पन्ने पे 2020 का भी लेखा किया, 2021 का भी किया, 2022 का भी किया, तो ऐसी सिचुएशन में सन हमको बार बार लिखने पड़ेंगे, ईयर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही सन के सारे सौदे हैं, सारे लेन देन है, तो हमें एक बार यहाँ पे सन लिखना पड़ता है। और उसका दिनांक इंडिकेट करने के लिए पहले महीने का नाम, उसके बाद उसकी वो पर्टिकुलर डेट। तो ये तो रहा डेट। और ये डेट कौन सी है, सौदे की डेट है। जिस डेट पे इस तरह का कोई सौदा होगा वो डेट यहाँ पे मेंशन की जाएगी। आपका जो सेकंड पोर्शन है पर्टिकुलर, विवरण, इसमें लेन देन का संपूर्ण विवरण लिखा जाएगा। संपूर्ण विवरण लिखने के लिए इसमें 2 लाइनें प्रमुख होंगी। पहली लाइन एक होगी यहां से, वो जो कि डेट की लाइन से स्टार्ट होगी। मींस पहली लाइन को हम यहाँ डेट की लाइन से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, पहली वाली लाइन डेबिट वाली लाइन लिखी जाएगी। मींस अगर आपके पास 2 पक्ष हैं तो दोनों पक्षों में एक पक्ष डेबिट होगा, दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले डेबिट वाला पक्ष लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पक्ष के बारे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसकी एंट्री भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंत में डेबिट शब्द लिखेंगे। जबकि दूसरी लाइन हमें जो लिखनी होगी उस लाइन को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर हम लिखते हैं, और दूसरी वाली लाइन के आगे हम क्रेडिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या पर्टिकुलर में 2 लाइनें लिखनी होती हैं, एक जिसमें एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट में नरेशन लिखना होता है, इसको स्पष्टीकरण बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद क्या होता है, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर में एक लाइन खींच देनी होती है। तो ये हमारी लाइन क्या करेगी, इसके बाद जो अगली एंट्री होती है इन दोनों एंट्रीज को ये अलग अलग करती है। मींस इसको हम सेपरेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्टिकुलर में ये सारे काम किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे कि अगला हमारा जो खाना है उसका नाम है खाता पृष्ठ संख्या, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। खाता पृष्ठ संख्या लेजर फोलियो, और इसको हम शॉर्टकट में एल और एफ, ठीक है, एल डॉट एफ डॉट मीन्स लेजर फोलियो का शॉर्टकट हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस लेजर फोलियो की जो उपयोग की बात है, ये जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है। यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली भी आपको ये खाना खाली ही छोड़ना पड़ेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि ये हमारा खाता पृष्ठ संख्या बताता है कि ये जर्नल हमने जो किया है इस जर्नल को हम आगे पोस्ट करते हैं लेजर में। तो जर्नल को लेजर में किस पृष्ठ पर पोस्ट किया गया है ये पृष्ठ संख्या यहां लिखी जाती है। मींस इस जर्नल को लेजर में किस पोस्ट पर वो लेजर है जहां पर इसे पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पे उस पेज का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं तो हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है। अगर हम इस जर्नल की पोस्टिंग देखना चाहें अपने लेजर में तो हम यहीं से जान जाते हैं फला नंबर पेज पर हमें जाके लेजर चेक करना है। और ऐसे जब हम लेजर में होते हैं तो वहां पे जेएफ लिखा जाता है, मींस जर्नल फोलियो। तो वहां पे ये जर्नल जिस पेज पे है ये पेज नंबर लेजर में डाल के लिखा जाता है। तो जब हम लेजर में होते हैं तो उस लेजर पे पेज संख्या देखकर हम जान जाते हैं कि इसकी जर्नल अगर हमें चेक
करनी तो किस जर्नल बुक में किस पेज पर मिलेगी। तो मींस ये लाइन जो होती है लेजर फोलियो की, या जब हम जर्नल उसमें लेजर में जाते हैं तो जर्नल फोलियो की, ये हमारी पृष्ठ संख्या को इंडिकेट करने की लाइन होती है। तो चूंकि एज ए स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलता है, वो कई पृष्ठ में जाएगा और वहां पे आपको फिर उस पृष्ठ पे लेजर ले जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इस लेजर फोलियो की लाइन का कोई यूज नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, अगला खाना है अमाउंट डेबिट। यहाँ पे जो डेबिट वाली लाइन होगी इसके सीध में डेबिट में हम अमाउंट लिखेंगे, और जो क्रेडिट वाली लाइन होगी इसके सीध में क्रेडिट वाली लाइन में अमाउंट लिखा जाएगा। मींस ये दोनों कॉलम अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट सेम अमाउंट को दर्शाने वाले होंगे। एक डेबिट की लाइन के सामने लिखा जाता है और दूसरा क्रेडिट की लाइन के सामने लिखा जाता है। ये तो रही इसके प्रारूप से संबंधित बातें। अब यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जर्नल का वो ग्रामर है, ठीक है। क्योंकि हम जर्नल के काम को करें लेकिन ग्रामेटिकली मिस्टेक्स अगर कर देते हैं तो वो हमारा पैमाने पर हमेशा गलत उतरता है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है कि आप अपने जर्नल को सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत कर सकें। यहां पर देखें हमने इसके कुछ पॉइंट्स में आपको बना के बता दिए हैं। जैसे पहला पॉइंट है जर्नल बनाते समय वर्ष या ईयर को दिनांक की लाइन में, देखिए की 2 बार हो गया है, एक बार हम हटा देते हैं, दिनांक की लाइन में सर्वप्रथम लिखते हैं। अब देखिए सपोज दैट ये जो रमेश को 4000 रुपए का माल बेचा, सपोज दैट इसकी जो डेट है वो है जनवरी 1 2020। अब इसी को हम यहाँ पे मेंशन करके आपको दिखाएंगे। तो 1 जनवरी 2020 को हमारा एक सौदा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सबसे पहले सन 2020 लिख दिया, ठीक है। इसी लाइन को ये बता रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नल में ऊपर सबसे पहले वर्ष लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, वर्ष के लिखने के बाद फिर है उसमें दिनांक हम लिखते हैं। जैसे हमने बताया जनवरी 1, इसको हमने यहाँ पर डेट में क्लियर कर दिया था, इसलिए आगे हम पॉइंट में इसको नहीं लिखे हैं। दूसरा, विवरण में लिखी जाने वाली दोनों लाइनों का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होगा। मीन्स हमने आपसे बताया था यहाँ पे एक डेबिट की लाइन होगी और एक क्रेडिट की लाइन होगी, तो जो दोनों लाइनें होंगी उनमें पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होगा और सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा एक रमेश है जो कि डेबिट है, दूसरा सेल्स है जो कि क्रेडिट है। इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम लाइन को दिनांक की लाइन से सटाकर लिखते हैं। तो प्रथम लाइन जो हम डेबिट वाला लिखेंगे उसमें हमें क्या करना है, रमेश को डेबिट करना है। हमने थोड़ी देर पहले आपसे बताया सबसे पहले हम डेबिट वाली लाइन लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमेश डेबिट। देखिए दिनांक वाली लाइन से हम सटकर लिख रहे हैं रमेश, और लास्ट में लेजर फोलियो की लाइन में सटकर हम डेबिट लिखते हैं। मींस डेट की लाइन में सटकर हम लिखना शुरू करते हैं, और जो हमारा डेबिट शब्द आता है इस लाइन को इंडिकेट करने के लिए कि खाता हमारा डेबिट है, इसे हम लिखते हैं लेजर फोलियो की बिल्कुल सटाकर लिखते हैं। दूसरा लाइन क्या है, दूसरी लाइन क्रेडिट वाली होती है, और इसको लिखने के पहले देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, दूसरी लाइन को लिखने से पहले 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ते हैं तथा 2 से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि दूसरी लाइन हमारी क्या है, सेल्स अकाउंट जो कि क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे 2, और 2 के पहले 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देंगे। अक्सर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, तो प्लीज जर्नल एंट्री में ये गलती आप ना करें, क्योंकि ये आपके जर्नल एंट्री का ग्रामर है जो कि गलत हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पे रमेश डेबिट 2, और आप देखिए यहाँ पे तो हमने जो बताया था दोनों लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होगा। रमेश का देखिए R कैपिटल है और 2 का T कैपिटल है, ठीक है। तो रमेश डेबिट 2 सेल्स अकाउंट, जो दूसरा है हमारा क्या है, सेल्स अकाउंट। अब देखिए इसके आगे हम क्रेडिट नहीं लिखेंगे, उसके पीछे कारण क्या है कि जब 2 पक्ष हैं और उन दोनों पक्षों में से एक पक्ष डेबिट हो गया तो सीधी सी बात है कि दूसरा पक्ष आपका क्रेडिट हो ही जाएगा। तो एक को हम डेबिट दिखाते हैं, दूसरा अपने आप क्रेडिट होने का अंडरस्टूड वर्क हो जाता है।
तो हमें दूसरे वाले को क्रेडिट नहीं दिखाना है, केवल पहले वाले को डेबिट हमें दिखाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों लाइनों के बाद में सौदे का स्पष्टीकरण या नरेशन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। अब यहाँ पे नरेशन में क्या है, नरेशन को हमको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। थोड़ी देर पहले भी हमने आपसे चर्चा किया था। हमने वर्ग क्या किया है, रमेश को 4000 रुपए का माल बेचा है। तो यहाँ पे आप शुरुआत करेंगे बीइंग, देखिए ये हमने यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो ये क्या है, स्पष्टीकरण नरेशन लिखते हैं, जिसे BEING बीइंग से शुरू करते हैं। जो नया ट्रेंड आया है उस नए ट्रेंड में बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि बीइंग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते आप बीइंग का इस्तेमाल जरूर करें, मैं ये कहूंगा। तो यहाँ पे बीइंग, अब जो वर्क, बीइंग तो होना, ये वर्क हुआ है। बीइंग गुड्स सोल्ड, यहां आप लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹4000, रमेश को 4000 रुपए का माल बेचा। ठीक है, नरेशन को हम बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, जो लेन देन हुआ है। नरेशन ऐसा होना चाहिए, उसका नाम ही है स्पष्टीकरण, तो नरेशन ऐसा होना चाहिए जो कि किए गए लेन देन के संपूर्ण ब्यौरा को प्रदर्शित करने वाला हो। ठीक है, नरेशन लिखने में थोड़ी में सावधानी रखनी पड़ती है। एज ए स्टूडेंट अभी आप थोड़ा सा गलतियां भी कर सकते हैं, और इस पे धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका मजबूत हो जाएगा, तो आप नरेशन अच्छे से लिखने लगेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस क्या करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हूबहू वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे हमने लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹4000, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर हम एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन हमारी हो गई, ये हमने खींच दिया लाइन, थोड़ा सा ऊपर हो गई है, 4000 को क्रॉस कर रही है, ₹4000। और इस तरह से अब क्या है कि सपोज जनवरी 2 की एंट्री है, तब हम यहाँ पर डेट डाल देंगे जनवरी 2, और ठीक काम वैसे ये डेबिट वाला काम और क्रेडिट वाला काम वैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन हमने बीच में डाली है सेपरेशन लाइन, ये सेपरेशन लाइन क्या करती है, दो जनरल एंट्रीज को अलग अलग करने का काम करती है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रारूप रहा कि इस प्रारूप में हम जनरल एंट्री को लिखते कैसे हैं। अभी एक चीज रह गई, अमाउंट। यहाँ पे देखिए ये माल बेचा गया 4000 रुपए का, तो यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट वाली लाइन के सीध में आएंगे डेबिट, और ये डेबिट वाले में लिखेंगे 4000, और क्रेडिट वाली लाइन के सीध में जाएंगे और यहाँ अमाउंट क्रेडिट वाले में हम लिखेंगे 4000। इस तरह से आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। मींस सबसे पहले सन लिखेंगे, ईयर, उसके बाद पहले महीने का नाम, फिर दिनांक, इस तरह से डेट हमारा पूरा हो जाएगा। फिर दो पक्ष हमारे होंगे, जिनमें से एक डेबिट वाला होगा, दूसरा क्रेडिट वाला होगा। तो सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखेंगे, और उसे उसकी लिखने की शुरुआत करेंगे, वो दिनांक की लाइन से लिखना शुरुआत करेंगे, और लास्ट में उसके डेबिट शब्द लिखेंगे। दूसरी लाइन जो क्रेडिट वाली होगी उसकी शुरुआत 1 सेंटीमीटर जगह छोड़कर करेंगे, और 2 से उसकी शुरुआत करेंगे। दोनों लाइनों का पहला अक्षर कैपिटल होगा, दूसरी लाइन के अंत में हम क्रेडिट शब्द नहीं लिखेंगे। फिर हमें स्मॉल ब्रैकेट में नरेशन लिखना है, जिसकी शुरुआत हम बीइंग से करेंगे, और जो भी लेन देन हुआ है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लिख देंगे। फिर एक सेपरेशन लाइन लगा देंगे, जो कि हमारी दो एंट्रीज को अलग अलग बताती है। इस तरह से आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। फिर सपोज दैट हम ये एंट्री करते चले आए, और हमारे पास सौदे भी बचे हुए हैं, उनका भी एंट्री करना है, और हमारा एक प्रथम पेज भर गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इस प्रथम पेज के टोटल को निकालेंगे, और उस टोटल को जो नाम देंगे वो नाम देंगे हम बैलेंस। क्या नाम देंगे, बैलेंस CF। CF का फुल फॉर्म होता है कैरीड फॉरवर्ड। कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड मतलब होता है, यहां लिखेंगे बैलेंस CF मींस बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। इसकी हिंदी शेष आगे ले गए, ये बताता है कि इस पेज का जो जोड़ है, इस पेज का जो शेष है, इस शेष को हम आगे के पेज में ले जा रहे हैं। और जब उस पेज पे पहुंचेंगे, ये जिसे मैंने बना रखा है सेकंड पेज, ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा सेकंड पेज है।
तो जैसे ही हम सेकंड पेज पे पहुंचेंगे तो सेकंड पेज पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना पड़ेगा बैलेंस BF। अब यहां पे BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, BROUGST, ब्रॉड फॉरवर्ड मींस शेष आगे लाए, मींस पिछले पन्ने का जो शेष था उस शेष को हम इस पेज पे ले आए। बैलेंस BF मींस शेष आगे ले आए। तो ये इसका प्रयोग हमें तब करना होता है जब हमारे 2 पेज होते हैं या 3 पेज होते हैं, 4 पेज होते हैं, तो पहले पेज का योग जाएगा दूसरे पेज के शुरू में, और जब दूसरे पेज को जोड़ेंगे तो उस जोड़ के साथ पहले वाले पेज का योग भी जुड़ जाएगा, और नीचे लिखेंगे CF, और उसे फिर हम ले जाएंगे तीसरे पेज पे, तीसरे पेज के स्टार्टिंग में लिखेंगे बैलेंस BF, और उसके बाद ट्रांजेक्शन सारे करेंगे। और जब जोड़ेंगे इस तरह से क्या होता है कि जितने भी हमारे पेजेस होते हैं उन सारे पेजेस को हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। हमें हर पेज को अलग अलग जोड़कर फिर एक साथ जोड़कर अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस सुविधा के लिए बैलेंस CF और BF का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है। प्रत्येक पृष्ठ के शेष को बैलेंस CF तथा अगले पेज के शुरू में बैलेंस BF लिखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपसे सिर्फ ये चर्चा किया है कि जर्नल एंट्री करते समय हमें किन किन प्रोसेस को एडॉप्ट करना होगा। तो हमें पहले 2 विश्लेषण मुख्य रूप से करने होते हैं, जिसमें हमें पहचानना पड़ता है कि प्रभावित होने वाले 2 पक्ष कौन से हैं। फिर उन 2 पक्षों को देखना पड़ता है कि वे किस खाते से संबंधित हैं। जब हमारे खाते निकल के आते हैं फिर उसमें हमें खाते का सूत्र लगाना पड़ता है। खाते का सूत्र लगाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। फिर उस डेबिट और क्रेडिट को जानने के बाद हमें जर्नल के प्रारूप में जो हम बना के रखे होते हैं, जर्नल के प्रारूप में हमें एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के लिए सारे नियम हमारे यूज किए जाते हैं कि 2 पक्ष होंगे, एक पक्ष डेबिट होगा दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। तो सबसे पहली लाइन हम डेबिट वाली लिखते हैं, दूसरी लाइन क्रेडिट वाली लिखते हैं, दूसरी लाइन पहले 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ते हैं, दोनों लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, दूसरी लाइन की शुरुआत हम 2 से करते हैं, दूसरी लाइन के अंत में हम क्रेडिट शब्द नहीं लिखते हैं क्योंकि एक खाता डेबिट होगा दूसरा खाता क्रेडिट हो जाएगा। दिनांक वाले में पहले हम ईयर लिखते हैं, फिर महीने का नाम लिखते हैं, तब दिनांक लिखते हैं। उसके बाद फिर हम अमाउंट में डेबिट की लाइन में अमाउंट डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट लाइन के सीधे में अमाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। एक नरेशन लिखते हैं, जो भी सौदा हुआ है उसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, उसकी शुरुआत बीइंग से करते हैं, जो भी सौदा हुआ है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लिख देते हैं, अपना स्पष्टीकरण दे देते हैं। फिर इस तरह से काम करते रहते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स का, लास्ट में जोड़ते हैं। अगर हमारा अगले पेज पे भी हमारा सौदा जा रहा है जिसका लेखा होना है तो यहाँ पे हम बैलेंस CF करते हैं और इस बैलेंस को अगले पेज की स्टार्टिंग में जाके बैलेंस BF करते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ हट जा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट को भी ले लें और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसे समझ लें, इसका बोध अपने अंदर कर लें, जिससे इन सारी चीजों को आप जर्नल एंट्री करते समय एडॉप्ट कर सकेंगे। आगे हम आपसे अब जर्नल एंट्री करते हुए कुछ स्पेशल जो बातें होंगी उनकी जर्नल एंट्री लिखाते जाएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे। धन्यवाद।